गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका नई 10th क्लास में स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान हम और आप लोग स्कूल में नहीं आ पहुंच रहे हैं और इस दौरान आपके एडमिशन भी ऑनलाइन किए गए हैं। आपको 9th क्लास से प्रमोट किया गया। बच्चों, जहां तक बात पढ़ाई की है, आपकी 10th क्लास बोर्ड की क्लास है और सिलेबस आपका अधूरा न रह जाए, इसलिए देखते हुए हमने घर से पढ़ाओ मुहिम शुरू की है। क्योंकि लॉकडाउन का कोई पता नहीं कि कितने दिन चलेगा कितने दिन नहीं। तो घर पर आप लोग और हम लोग खाली हैं, खाली समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने सिलेबस को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसमें विशेष सहयोग करेंगे और अपना सिलेबस पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे पास दिन में काफ़ी सारा समय होता है। उस समय के दौरान मोबाइल आपके हाथ में होता है, तो ये वीडियो देखें तो आप खेल खेल में अपना काम भी हो जाएगा और सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग, आप भी अपने दूसरे साथियों को भी मोटिवेट करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके भी काम आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। यदि आपने काम नहीं किया तो फिर आपका अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप और आपके साथी जितने उनको कहें कि जो ऑनलाइन आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं उन पर विशेष ध्यान दें। तो आज प्रथम दिन आपका कक्षा में भी, और इसमें जो आपका एसएस की क्लास है, मैं आपके एसएस की क्लास ले रहा हूं और इस क्लास में एसएस का आपका पहला लेसन है, वो है इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद का होते हैं। मैं एक बार फिर बता दूं, आपकी सामाजिक के 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपको इतिहास पढ़ाया जाएगा, दूसरे पार्ट में आपको भूगोल, तीसरे में नागरिक शास्त्र और चौथे में अर्थशास्त्र। मैं अर्थशास्त्र का लेक्चर आ रहा हूँ, लेकिन 10th क्लास को एसएस पढ़ाता हूँ, इसलिए आपको मैं एसएस का लेक्चर दे रहा हूँ। तो एसएस के लेक्चर में हम शुरू में पहले पार्ट, इतिहास के पहले पार्ट से शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम मैंने आपको बताया, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्र का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, कि राष्ट्र में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना, इसमें कुछ जो एक नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। जैसे कि इस साल भी लॉकडाउन के दौरान आपने देखा कि आपका 40 नंबर का ऑप्शन टाइप प्रश्न था, जो पीछे हमारा लगभग 16 नंबर का आता था। तो अब भी बच्चों कोशिश करनी है आपने, क्योंकि इस चैप्टर में से ऑप्शन टाइप प्रश्न बहुत सारे आते हैं। तो ऑप्शन टाइप प्रश्नों पर यदि आप एक एक शब्द को समझेंगे तो आप बड़े अच्छे से बड़े प्रश्नों, छोटे प्रश्नों कर पाएंगे। इसमें जैसे कि पाठ में ही लिखा है राष्ट्रवाद। सबसे पहले तो आपको राष्ट्रवाद ही समझना है क्या है। राष्ट्रवाद कोई एक ऐसी भावना होती है अपने देश के प्रति गौरव की अनुभूति। राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्यार, प्रेम, अपने देश के प्रति समर्पित होना, अपने देश के प्रति गौरव की अनुभूति और अनुभव करना, ये राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी आप ये कहें कि देश से ओतप्रोत प्रेम या देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत को ही हम राष्ट्रवाद कहेंगे। अपने देश के प्रति सम्मान भावना, गौरव की भावना, इस भाव को हम राष्ट्रवाद कहेंगे। तो बच्चा, आप राष्ट्रवाद का मतलब समझ गए होंगे कि अपने देश के प्रति प्यार प्रेम करना, अपने देश के प्रति ऐसी भावना रखना जिससे आपके अंदर गौरव का अनुभव हो। दूसरी बात है निरंकुशवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद बाद में आया, पहले निरंकुशवाद भी बहुत था। कि हमें जानना ये है कि निरंकुश जैसे एक शब्द से है, निरंकुश 2 शब्दों से बना है। निर मैंने नहीं, अंकुश मैंने अंकुश, जिस पर कोई अंकुश नहीं होता, जिस पर कोई दबाव नहीं होता। ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था जिस सतह पर किसका कोई भी दबाव नहीं होता। प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे, ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर कोई अंकुश नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता,
उसको हम निर्कुंसवाद कहते हैं। इससे अगला पॉइंट है कल्पना दर्श। परीक्षा की दृष्टि से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका कल्पना दर्श है। ये कल्पना दर्श ये जो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक दो शब्दों से बना है कल्पना दर्श। एक कल्पना एक दर्श। कल्पना का मतलब होता है कल्पना करना किसी बात की, और दर्शन में दर्शन करना, यानी एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो, इतना बढ़िया हो, इतना बढ़िया हो कि जिसकी हम सिर्फ मात्र कल्पना ही कर सकते हैं, वास्तव में ना हो। जैसे आप कहते हैं राम राज्य है, तो राम राज्य की कल्पना ही की जा सकती है, हो नहीं सकता। समाज में एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसको मात्र सोच सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं, वो वास्तव में नहीं हो सकता। उसको हम कल्पना दर्श या यूटोपिया कहते हैं। यूटोपिया के नाम से भी जाना जाता है। कई बार परीक्षा में यूटोपिया के नाम से बोल देते हैं, कई बार कल्पना दर्श के नाम से। बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना, यूटोपिया और कल्पना दर्शन एक ही चीज है। इसके बाद अगला फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के 1789 में फ्रांस में एक बहुत बड़ी हलचल हुई। 1789, फिर बता रहा हूं मैं फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789, क्योंकि ऑप्शन टाइप प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब आई, तो आपने बताना 1789 में। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में के दशक में आई, और इसमें जो लोगों का निरंकुश राज्य था, राजतंत्र था, उसको खत्म करके लोगों की राज दे दिया गया, या लोकतंत्र का निर्माण किया गया। आप दूसरे शब्दों में कहिए तो इसमें फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी लोगों फ्रांस में निरंकुश राजाओं का राजतंत्र समाप्त करके जो राजसत्ता थी वो लोगों के हाथों में दे दी, जैसे हमारे लोकतंत्र में होता है। तो उसे हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। नेपोलियन की संहिता, इसको नेपोलियन की नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन की संहिता भी कह देते हैं, नेपोलियन की नागरिक संहिता के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये नेपोलियन ने 1804 में बनाई थी। 1804 में नागरिक संहिता जारी की, जिसमें कानून के सामने सभी लोगों को बराबर समझा गया। यानी एक जैसे हमारा एक संविधान है, उसी प्रकार नेपोलियन ने एक नागरिकों की संहिता, एक नागरिकों का संविधान लागू किया, जिसके सामने सारे लोग बराबर थे, कोई लोग एक दूसरे के ऊंचा नीचा नहीं। इसके बाद अगला आपका आता है उदारवाद। उदारवाद क्या आता है? उदार का मतलब थोड़ा सा नरम होना, ढीला होना। हम अपनी आम भाषा में कहें तो नर्मता अपनाना ही उदारवाद है। यदि हम इस बात में करें तो सरकार एक ऐसी व्यवस्था पर जोर देती है जो सबकी सहमति से बनी, यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सब लोगों की सहमति लेगी, उसका हम उदारवाद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जाल विरायन, बड़ा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जाल विरायन क्या है? इस चैप्टर में जो जाल विरायन वो एक ऐसा शुल्कों का संघ है जिन्होंने शुल्कों के ऊपर रुकावट ला दी थी। दोबारा से फिर आप जाएं, जाल विरायन 1804 में प्रशासन की सरकार ने एक ऐसा शुल्क संघ जिसने शुल्क अवरोधों पर बैन लगा दिया था, रुकावट ला दी थी, रोक लगा दी थी। दोबारा फिर समझें आप इस बात को। जाल विरायन क्या है? एक ऐसा शुल्क संघ जिसने शुल्क अवरोधों को हटा दिया, शुल्क अवरोधों पर रोक लगा दी गई थी, उसको हटा दिया गया था। इसके लिए आपको इतना ही काफी है कि, और इसमें एक और बात बता दूं आपको, उस समय में मुद्रा थी ना, वो 30 के आसपास थी, जो कि जिसकी संख्या 2 करती थी। मुद्राओं की संख्या फ्रांस में कितनी थी? 30 के आसपास, और कितनी करती थी? 2 के आसपास। तो जाल विरायन ने ऐसा शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया, और मुद्राओं की संख्या 30 से घटा करके 30 कितनी थी? 30 से घटा करके 2 कर दी, 2 के लिए। अगला है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी एक ऐसी परंपरा होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है।
ये रूढ़िवादी जो लोग होते हैं वे तेज परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। ये चाहते हैं कि धीरे 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 समाज में परिवर्तन हो, ज्यादा परिवर्तन ना हो। परंपरावादी होते हैं, परंपरावादी अपने परंपराओं को यों का तो निभाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उनको रूढ़िवादी कहा जा सकता है। यह एक ऐसे इस प्रकार भी हम इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरावादी हो उसको हम रूढ़िवादी कहते हैं। इसके बाद रोमानीवाद। रोमानीवाद, ये रोमानीवाद क्या था? जैसे कि रूह, आत्मा, मान मानने वाला वाद में लोग जो रूह को मानते हों उनको रोमानीवाद के नाम से जाना जाता है। फ्रांस में चला एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करता था, और जो रोमानी कवि, जो रूह को जानने वाले कवि और कलाकारों की अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावना पर जोर दिया गया। इसके बाद आता आपका फ्रैंकफर्ट संसद। फ्रैंकफर्ट संसद क्या है? फ्रैंकफर्ट संसद 18 मई 1848 को सर्व जर्मन नेशनल असेंबली में 1831 निर्वाचित प्रतिनिधियों को फ्रैंकफर्ट संसद का गठन किया गया था। जो फ्रैंकफर्ट संसद आप जिसे कहते हैं वो जर्मन में 1831 सदस्यों द्वारा, ये 1831 सदस्य इसमें शामिल थे। ऐसी संसद थी, इसको बोला गया है कहाँ? जर्मन। नारीवाद, नेक्स्ट टॉपिक आपका नारीवाद। ये नारीवाद क्या है? नारी स्त्री वाद में नहीं, स्त्री को के साथ ऐसा जिसमें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से स्त्री और पुरुषों में समानता का भाव पैदा करे, हितों का बोध, या दूसरे शब्दों में नारी का हितों का बोध करे। वो सामाजिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, धार्मिक भी हो सकते हैं। तो उन ऐसी विचारधारा, जिस विचारधारा में नागरिक और पुरुष एक जैसे हों, बराबर हों, उसको हम नारीवाद कहेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आपका विचारधारा। विचारधारा क्या होती है? विचारधारा एक खास प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह। विचार धारा समूह। विचारों की धारा, ये दो शब्दों से बना है। विचारधारा, विचार आपके बोलने के विचार, आपकी सोच, धारा समूह, तो ऐसी विचारधारा को कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आपका इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण 1860 में बैरी गाल्डी ने किया था। इसने क्या किया कि अपने सशस्त्र बलों के द्वारा, अर्थात आपके अपने फौज के द्वारा उसने आक्रमण करके इसको बना दिया गया था। इस प्रकार ये आपका इटली का एकीकरण इसके द्वारा किया गया। तो प्यारे बच्चों, आज का जो पाठ था आपका 12वें राष्ट्रवाद का अध्याय, इसमें आज के लिए इतना ही। बाकी अगला कुछ आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। देखते रहिए। धन्यवाद।